नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आ, प्रमुख महाजनपद हम पढ़ रहे थे और उसमें हमने दो प्रमुख महाजनपद पढ़ लिए थे, जिसमें एक पढ़ा दक्षिण भारत में जो एकमात्र महाजनपद अवस्थित था अस्मक पढ़ा, जो कि गोदावरी नदी के किनारे था। और दूसरा हमने अ, अवंती पढ़ लिया था। काफ़ी डिटेल में पढ़ा अवंती को, और अस्मक को भी ठीक ठाक पढ़ा। सवाल वहाँ से बाहर नहीं जाएगा, इतना आप श्योर रहना। और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उससे ज़्यादा पढ़ने का प्रयास मत करना विद्यार्थियों, वरना आप जो है कंटेंट में इतने उलझ जाओगे कि वहाँ पे आसान सवाल भी गलत करके आ जाओगे। फिर बाद में कहोगे सर ये तो हमें आता था पर गलत हो गया। अ, ये तो हमें आता था, पहले किसी एग्ज़ाम में सही किया था लेकिन अब गलत हो गया, पता नहीं क्या हुआ। मतलब वहाँ पे कारण आपको पता नहीं चलता, जबकि कारण यही होता है कि हम अधिक कंटेंट इकट्ठा करके और उसमें उलझ जाते हैं और बार बार उसका रिवीजन नहीं कर पाते। और रिवीजन के अभाव में ही गलती होती है। वास्तव में हम ये कह ज़रूर देते हैं कि वो आ रहा था फिर भी गलत हो गया, जबकि वो हमें नहीं आ रहा था, हम उसको भूल चुके थे या उसकी यादें विस्मृत हो गई थी, है ना। तो इतना ही कहूँगा, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको बार बार पढ़िए पढ़िए, और यकीन मानना सारे सवाल यहीं से छपेंगे, क्योंकि इतना डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूँ कि इससे ज़्यादा किसी को याद होता नहीं है, किताबों से भी याद नहीं होता है। आप भले ही एक टॉपिक किताब से उठा के पढ़ लेना, और फिर उसी उसी टॉपिक को मेरे यहाँ से पढ़ना या अगले टॉपिक को मेरे यहाँ से पढ़ना। दोनों टॉपिकों में फिर आपको अंतर महसूस होगा कि किताब पढ़ने के बाद भी मुझे वही याद करना है जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, है ना। क्योंकि किताब में भी आप पूरी चीज़ों को याद नहीं करोगे। किताब में भी हम क्या करते हैं, हाइलाइटर पेन लेके बैठते हैं या सामान्य पेन लेके बैठते हैं, जो लाइन इंपॉर्टेंट होती है उसको गोल घेरे में बंद कर देते हैं, बॉक्स में बंद कर देते हैं ना, अंडरलाइन कर देते हैं, या हाइलाइटर हाइलाइटर से उसको हाईलाइट कर देते हैं। और फिर दोबारा जब हम पढ़ते हैं तो उसी को पढ़ते हैं जो अपने हाईलाइट किया है। और वही तो मैटर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके दे रहा हूँ। और आप तो चूंकि एक किताब पढ़ोगे, मैं यहाँ पे तीन चार किताबों का मिश्रण आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो पहली चीज़ तो ये जो कंटेंट है एक किताब का है ही नहीं, और चार किताब आप पढ़ नहीं सकते किसी भी कंडीशन में। और यदि चार किताब उठा उठा के पढ़ने लग गए तो आप किसी भी कंडीशन में कोई परीक्षा पास नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इतना जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है पूर्ण विश्वास के साथ पढ़ लीजिए। इतिहास विषय की कोई भी एग्जाम हो, डेस्क्रिप्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो, अच्छे से पास हो जाएगी। डेस्क्रिप्टिव भी, चूंकि मैं खुद प्रत्येक बात को लिखता हूँ, कारण प्रभाव निष्कर्ष प्रत्येक शब्द का अर्थ बताता हूँ, तो उससे आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो ही जाएगी। और बाकी तो आप प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे अपने स्तर पे, है ना। ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इस कांटेक्ट नंबर जो आपको कॉर्नर में दिख रहा है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉलिंग करके और मेरी टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हो। टेस्ट सीरीज में आपको वाकई क्वालिटी मिलेगी, ठीक है, बेहतरीन क्वालिटी मैं दे रहा हूँ वहाँ पे। और उसमें प्रश्न की व्याख्या देता हूँ, हर वैरायटी के प्रश्न डालता हूँ, कथन कारण वाले डालता हूँ, मिलान करने वाले डालता हूँ, सुमेलित वाले, असुमेलित, असत्य कथन, सत्य कथन, इस प्रकार से मतलब खूब पेचीदा बनाता हूँ पेपर को। फिर उसकी व्याख्या करता हूँ, व्याख्या जो विस्तृत व्याख्या देता हूँ बिल्कुल आंसर की। मतलब कोई भी प्रश्न लिखा है तो उसकी विस्तृत व्याख्या मैं देता हूँ। फिर उसमें व्याख्या कहाँ से उठाई है उसका स्रोत भी डालता हूँ, पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, पेज नंबर भी मैं मेंशन करता हूँ। इस प्रकार की टेस्ट सीरीज आपको संपूर्ण जो है पूरे मार्केट में किसी भी कोचिंग संस्थान हो या कोई इंस्टीट्यूट हो, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कहीं भी नहीं मिलेगी जो इतनी मेहनत कर रहा हो, ठीक है। तो आप ज़रूर टेस्ट सीरीज को एक बार ज्वाइन करें, मेरे इस पर मैसेज ज़रूर करें। मैं जो एक दो टेस्ट आपको डेमो के रूप में भेज दूंगा, आपको अच्छा लगे कि वास्तव में ज्वाइन करने चाहिए तो आप ज्वाइन करना, वरना छोड़ देना। किसी से कोई दबाव नहीं है किसी के ऊपर, ठीक है। और जो है लेकिन मैं यही कहूँगा कि एक बार आप देखना ज़रूर, क्योंकि देखोगे तो आपको लगेगा कि वाकई क्वालिटी है, ठीक है। तो चलो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ते हैं कौशल महाजनपद को, ठीक है।
तो हम आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी विद्यार्थियों कौशल महाजनपद को लेकर, कौशल महाजनपद। ठीक है। प्रमुख महाजनपद पढ़ रहे थे, ये तीसरा महाजनपद था कौशल, है ना। दो हमने पढ़ लिए थे। देखो विद्यार्थियों, हाँ, कौशल महाजनपद में, हाँ, वर्तमान की हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में लगभग इसका क्षेत्र है। और इसमें अभी वर्तमान के 3 जिले शामिल हैं, जिसमें एक अयोध्या है, एक हमारा गोंडा है और एक बहराइच है। 3 जिले इसमें आते हैं। ठीक है, कौन कौन से जिले हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नाम। देखो, कौशल महाजनपद जो था, इसमें 3 जिले वर्तमान में आते हैं ना। कौन कौन से जिले आते हैं वर्तमान में? एक तो आता है अयोध्या, है ना। एक तो आता है अयोध्या आता है, एक आता है गोंडा, एक आता है गोंडा और एक आता है बहराइच, है ना। एक आता है बहराइच, बहराइच। ये 3 जिले प्रमुख रूप से आते हैं। विद्यार्थियों, मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपको। पुस्तकों में अयोध्या के स्थान पर फैजाबाद लिखा मिल सकता है। दरअसल फैजाबाद जो है अयोध्या का ही पुराना नाम था। पिछले 1.5-2 साल से उसका नाम बदल के और अयोध्या कर दिया गया है। वहाँ के लोगों की जो अयोध्या के प्रति जो श्रद्धा और भावना थी, और वहाँ के लोगों की ही क्यों, हमारे लगभग संपूर्ण भारत में और अयोध्या का एक अप्रतिम स्थान रहा है। वहाँ से मुस्लिम भाई भी अपना लगाव रखते हैं बाबरी मस्जिद के कारण, जो कि बाबर के समय में और बाबर के जो प्रधानमंत्री थे उसने बनवाई थी उसको, बाबरी मस्जिद, है ना। करीब 1529 में बनवाई थी, जिसका काफ़ी लंबा विवाद चला। और अब मोदी जी के काल में उस विवाद का लगभग जो है संभवतः खात्मा हो ही गया है। और वहाँ पे राम मंदिर बना दिया गया है, जैसा कि आप सबको पता है ना। अभी जो है अगस्त 2022 में उसका उद्घाटन भी हुआ था, संभवतः 5 अगस्त को। तो इस प्रकार से जो है ये करीब 500-600 साल पुराना विवाद था। वहाँ से हिंदू और मुस्लिम भाई दोनों ही जुड़े हुए थे। खैर, अब भविष्य में ये विवाद थमेगा या नहीं, इसका तो भविष्य के गर्त में क्या छुपा है ये भविष्य ही जाने, लेकिन अभी तो थमा हुआ है। ठीक है। तो कहने का मतलब अयोध्या की जगह आपको फैजाबाद शब्द भी देखने को मिल सकता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि इसको पहले फैजाबाद भी बोला जाता था। फैजाबाद दरअसल विद्यार्थियों पूरे एक मंडल का नाम था, और अयोध्या वहाँ का एक छोटा सा कस्बा था। ठीक है। और अब उस कस्बे को क्या है ना कि डेवलप करके एक सिटी के रूप में बना दिया है। काफ़ी गजब की वहाँ पे व्यवस्था कर दी गई है, और फिर उस पूरे मंडल का नाम ही अयोध्या के नाम पर अयोध्या कर दिया गया है। ठीक है। तो ये 3 जिले, उसके पास में गोंडा है, उसके पास में बहराइच है, और इस प्रकार से ये जो पूरा क्षेत्र है, ये गोंडा, बहराइच, अयोध्या, ये तीनों चारों इनको मिला के ये प्रमुख रूप से है। इसके अलावा और भी इसके आसपास के क्षेत्र आते हैं, जिसमें ज़्यादा इधर को आ जाएंगे तो फिर लखनऊ पड़ जाता है ना। लखनऊ है, लखनऊ फिर ऐसे मतलब हमारे कानपुर है, रायबरेली है ना। फिर और नज़दीक आते हैं तो फिर हमारे टूंडला वगैरह, आगरा आ जाता है। आगरा से फिर और ज़्यादा आते हैं तो फिर हमारे भरतपुर आ जाता है ना। तो ये तो शामिल नहीं है, मैं केवल एक रूट बता रहा हूँ इस टाइप से वहाँ तक जाते हैं। तो देखो, कौशल का जो विस्तार क्षेत्र था, मैं विस्तार क्षेत्र की बात करूँ, विस्तार क्षेत्र क्या था देखो मैं बता दूं उसका विस्तार क्षेत्र, है ना। कौशल का विस्तार क्षेत्र क्या था? तो मान लो कि ये कौशल बसा हुआ है, ये कौशल है। ठीक है। ये क्या है? कौशल है। ठीक है। इसको हम कौशल मान लेते हैं। तो ये यहाँ पे उत्तर में तो ये है तराई क्षेत्र। क्या कहलाता है? तराई क्षेत्र है ये, है ना। तराई क्षेत्र है। ठीक है। इसमें इधर को जो है विद्यार्थियों एक नदी निकलती है, गंडक नदी, है ना। गंडक नदी बहती है यहाँ पे। ठीक है। इधर गंडक नदी बहती है। यहाँ पे मल्ल महाजनपद है, मल्ल जनपद, है ना। पावा के मल्ल, कुशीनारा के मल्ल, दो प्रकार के मल्ल
यहाँ पे बसे हुए सॉरी बसे हुए थे। इधर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे लखनऊ वगैरह आ जाते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, इधर को इधर ज़्यादा इधर को आएंगे तो लखनऊ आएंगे। लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। तो यहाँ पे गोमती नदी बहती है, गोमती नदी बहती है ना। इस प्रकार से जो है ये, हाँ, घिरा हुआ है। और जो है मतलब दक्षिण में भी इसके सेई नदी बहती है, जिसको सरपीली नदी कहा जाता है ना। सेई नदी इसके दक्षिण से बहती है, जिसको सरपीली नदी भी कहा जाता है। तो मैं यहाँ पे इस प्रकार से दर्शा देता हूँ, ये क्या है? सेई नदी है, ठीक है, सेई नदी, या इसको हम सरपीली नदी भी बोलते हैं, सरपीली नदी, है ना। तो इस प्रकार से जो है विद्यार्थियों, चारों ओर से कौशल का ये क्षेत्र है। और इस कौशल के अंदर ये तीनों क्षेत्र आते हैं प्रमुख रूप से। गोंडा है, बहराइच है, अयोध्या है ना। और यहाँ पे फैजाबाद जो है ना, फैजाबाद वहाँ का एक शहर भी है ना। ऐसा नहीं है कि फैजाबाद नाम का कोई शहर नहीं है, फैजाबाद नाम का एक शहर भी है। और फैजाबाद नाम का पूरा मंडल भी था। मंडल के अंदर तो ये पूरे क्षेत्र आते ही थे। फैजाबाद वहाँ का शहर है, जिसमें इस फैजाबाद शहर के अंदर ही आपको पता हो, अवध यूनिवर्सिटी जो है हमारी, काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है। अवध यूनिवर्सिटी यहीं पे है ना, अवध यूनिवर्सिटी। और इस अवध यूनिवर्सिटी से ही मेरी स्वयं की पीएचडी जो है वहीं से चल रही है ना। पीएचडी जो है यहीं से चल रही है ना। तो पीएचडी यहीं से चल रही है मेरी। इसको तो मैं क्या ही लिखूँ, यहाँ पे मिटा ही देता हूँ, आपके काम का नहीं है मामला, ठीक है। अवध यूनिवर्सिटी, इतना जरूर ध्यान रखने ना, अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद में है, जिसको वर्तमान में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। तो ये विद्यार्थियों इसका प्रसार क्षेत्र था। इसकी मैं बात करूं, राजधानी जो है सॉरी, इसकी हमें दो राजधानियों के नाम मिलते हैं साकेत की। एक तो श्रावस्ती, और एक नाम मिलता है कुशावती, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम लिखना प्रारंभ करते हैं कि कौशल महाजनपद की, कौशल महाजनपद की दो राजधानियों के नाम मिलते हैं। दो राजधानियां हुआ करती थी, दो राजधानियां, दो राजधानियां हुआ करती थी, दो राजधानियां हुआ करती थी। कौन कौन सी थी दो राजधानियां? एक तो थी श्रावस्ती, एक तो थी श्रावस्ती, है ना। एक तो थी श्रावस्ती, जो कि उत्तरी राजधानी थी, है ना, उत्तरी राजधानी, उत्तरी राजधानी थी। और एक थी यहाँ इसकी राजधानी कुशावती, है ना, कुशावती। कुशावती जो थी विद्यार्थियों, वो इसकी दक्षिणी राजधानी थी, दक्षिणी राजधानी थी। और इस कुशावती के संबंध में कहा जाता है कि प्रभु श्री राम के जो पुत्र थे लव और कुश, उसमें से जो कुश है उसके द्वारा इसको स्थापित किया माना जाता है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, कुश द्वारा स्थापित किया जाना माना जाता है, कुश द्वारा स्थापित किया जाना, किया जाना माना जाता है, माना जाता है कि जो कुश था उसने इसको स्थापित किया था। किसको? कुशावती को। रही बात श्रावस्ती की, तो श्रावस्ती को प्राचीन समय में महेत कहा जाता था, और वर्तमान में इसको सहेत कहा जाता है। इसलिए कई बार और कई किताबें सहेत महेत के नाम से भी इसको जानती हैं, है ना, या कई उल्लेख करते हैं सहेत महेत के नाम से। अनाथ पिंडक नामक एक जो है एक सृष्टि हुआ था, जिसने यहाँ पे जेतवन विहार का निर्माण करवाया था, है ना। विहार क्या होता है? जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उनके ठहरने के लिए जो स्थान होता है वो विहार होता है, और उसका निर्माण यहाँ पे अनाथ पिंडक ने करवाया था। किसका? श्रावस्ती का। और श्रावस्ती जो थी अचिरावती नदी के किनारे बसी हुई थी। श्रावस्ती, अचिरावती जिसको हम राप्ती नदी भी बोलते हैं, है ना।
तो ये बातें हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ श्रावस्ती के बारे में कुछ बातें। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं श्रावस्ती, ठीक है। श्रावस्ती क्या लिखेंगे श्रावस्ती के बारे में? सबसे पहले तो मैं लिखूंगा प्राचीन नाम। प्राचीन नाम, सॉरी, प्राचीन नाम जो था वो था इसका महेत। महेत है ना। और वर्तमान नाम मैं कहूँ, वर्तमान नाम, वर्तमान तो इसको सहेत, सहेत है ना, सहेत। इस प्रकार से इनको, इसको जो है सहेत महेत भी कहा जाता है। सहेत महेत भी कहा जाता है। सहेत महेत भी कहा जाता है। और अनाथ पिंडक नामक जो जो वो था, अनाथ पिंडक नामक श्रेष्ठी ने यहाँ पे जैतवन विहार का निर्माण करवाया था। विद्यार्थियों इसको थोड़ा उल्टा कर दिया हमने, है ना। सहेत महेत ये थोड़ा सा उल्टा कर दिया, ये सहेत ऊपर आएगा महेत नीचे आएगा ना, सहेत महेत। सॉरी, थोड़ा सा उल्टा हो गया है। अ, चलो इसको ठीक कर लेते हैं अभी, ठीक है। इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा सहेत, है ना, प्राचीन नाम सहित, और महेत बोलते हैं वर्तमान में। इस प्रकार से इसको सहित महेत बोलते हैं। और घोषिता, सॉरी, जेतवन विहार यहाँ पे अनाथ पिंडक ने बनवाया था ना। अनाथ पिंडक ने, अनाथ पिंडक द्वारा जेतवन विहार बनवाया गया। जेतवन विहार बनवाया गया, जेतवन विहार बनवाया गया। और किस नदी के किनारे था विद्यार्थियों? राप्ती नदी। राप्ती नदी जिसको हम अचिरावती भी बोलते हैं, अचिरावती नदी के किनारे ये बसा हुआ था, है ना। श्रावस्ती जो था वो राप्ती या अचिरावती नदी के किनारे बसा हुआ था, ठीक है। तो ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखना। कई बार ये नदियों का जिक्र जो है वो कर लेते हैं एग्जामिनर, ठीक है। और इसकी जो आकृति मानी जाती है वो अर्धचंद्राकार मानी जाती है, श्रावस्ती की आकृति, है ना। तो ये बात भी मैं यहाँ पे ऐसे सवाल तो खैर नहीं पूछे जाने चाहिए कि श्रावस्ती की आकृति कैसी थी, लेकिन फिर भी नेट जैसे एग्जाम में पूछ लें तो पूछ लें। अर्धचंद्राकार, ठीक है, अर्धचंद्राकार आकृति थी इसकी, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखना। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये हमारा जो है एक बेसिक इंट्रो था किसका? कौशल का। इसको हम बात करें रामायण में, और जो है हमारे पुराण काल में कौशल की जो राजधानी थी वो अयोध्या हुआ करती थी। अयोध्या ना, आपने नाम सुना ही होगा अयोध्या का, है ना। तो इसमें हम जो है लिख सकते हैं, कहाँ पे लिखें? यहाँ पे लिख लेते हैं, सॉरी, साकेत के बारे में लिख रहे हैं अब हम, है ना। साकेत की दो राजधानियों को हमने पहले पढ़ा, ये श्रावस्ती हो गए, कौशल हो गए। चलो एक व्यवस्थित तरीके से लिखते हैं आज, थोड़ा ऐसे ही मैंने अव्यवस्थित तरीके से लिख दिया, ठीक है। व्यवस्थित लिखिए, रामायण काल, रामायण काल व पुराण काल में, रामायण काल व पुराण काल में साकेत, सॉरी, कौशल की राजधानी, कौशल की राजधानी, कौशल की राजधानी अयोध्या हुआ करती थी, है ना। अयोध्या हुआ करती थी, है ना। अयोध्या हुआ करती, आ, हुआ करती थी, अयोध्या हुआ करती थी विद्यार्थियों। किसकी राजधानी? कौशल की राजधानी। जबकि इस कौशल को, और जो है बौद्ध साहित्य में, कौशल को नहीं, अयोध्या को बौद्ध साहित्य में साकेत कहा गया है ना। मैं यहाँ पे आगे लिखना चाहूँगा, अयोध्या को, अयोध्या
को बौद्ध साहित्य में बौद्ध साहित्य में साकेत कहा गया है। ध्यान रखना, साकेत, साकेत कहा गया है। अयोध्या को बौद्ध साहित्य में साकेत कहा गया है। ठीक है, तो ये प्रमुख प्रमुख बातें थी। अब मैं बताऊं आपको कि जो कौशल महाजनपद था, इसका अन्य महाजनपदों के साथ क्या क्या संघर्ष रहा, किस प्रकार की बातें रही, वो हम थोड़ा सा जान लेते हैं। वहाँ से सवाल आने की संभावना रहती है। ठीक है, तो कौशल का काशी के साथ काफ़ी संबंध रहा है ना। तो एक हेडिंग डालते हैं हम विद्यार्थियों, कौशल का काशी के साथ संबंध, है ना। कौशल का काशी के साथ संबंध, है ना। कौशल का काशी के साथ संबंध। ठीक है, तो ये हम जानेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, आज भी तबीयत पूर्ण रूप से ठीक नहीं है, लेकिन क्या है ना कि आपको ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, पाठ्यक्रम की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है पूरा पढ़ाने की। तो बस आ रहा हूँ, ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, जोरी कर रहा हूँ, मान के चलना। वरना मतलब ज़्यादा बोलने की भी जो है, 1 घंटे तक बोलने में पैर कांपने लगते हैं, और माइक के सामने आके, स्टूडियो के सामने आके बोलना आसान काम नहीं होता, लेकिन फिर भी जो है करना पड़ता है। चलो अब मैं बताऊं आपको, यहाँ पे जो काशी का शासक था ब्रह्मदत्त, उसने और कौशल के शासक जो है दधीति को पराजित करके और कौशल पर अधिकार कर लिया था। मगर बाद में कौशल के शासक कंस हुए, और कंस ने जो है वापस कौशल को आज़ाद करवाया काशी से। फिर कंस के पुत्र हुए महाकौशल, कंस के पुत्र महाकौशल हुए, उन्होंने काशी पर ही अधिकार कर लिया। इस प्रकार काशी जो है कौशल का हिस्सा बन गया था, है ना। बुद्ध काल की बात करें तो बुद्ध काल में आते आते कौशल का शासक जो था प्रसेनजित था। प्रसेनजित काफ़ी प्रसिद्ध शासक था, और अ, इस समय काशी कौशल के अधीन ही था। और काशी जब कौशल के अधीन था तो कौशल की जो सीमा थी वो मगध को छू गई थी, है ना, मगध को छू गई थी। और मगध को छूने से फिर जो है कौशल और मगध के बीच संघर्ष हो सकता था। तो उसकी आगे की कहानी हम बाद में पढ़ेंगे। पहले मैं ये कौशल का काशी के साथ संबंध जो रहा है, जो मैंने अभी बोल के सुनाया, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर हम कौशल का और मगध के साथ संघर्ष पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, मैं थोड़ा पेन बदलना चाहूँगा। देखो विद्यार्थियों, हम यहाँ पे लिखेंगे कि काशी शासक, काशी शासक ब्रह्मदत्त ने, ये पूछते हैं कि ब्रह्मदत्त कहाँ का शासक था, कंस कहाँ का शासक था। ठीक है, ये शासकों को ध्यान रखना, कौन कहाँ का था, यही पूछते हैं, है ना। काशी शासक ब्रह्मदत्त ने, काशी शासक ब्रह्मदत्त ने आ, कौशल शासक, कौशल शासक दधीति को, दधीति को, दधीति को पराजित करके, दधीति को पराजित करके, दधीति को पराजित करके, और दधीति को पराजित करके कौशल पर अधिकार कर लिया, कौशल पर अधिकार, कौशल पर अधिकार कर लिया, कौशल पर अधिकार कर लिया। ठीक है, मगर बाद में, मगर बाद में कौशल शासक, कौशल शासक कंस ने,
कौशल शासक कंस ने कौशल शासक कंस ने अ, कौशल को काशी से आजाद करवाया। कौशल को काशी से आजाद करवाया, है ना। कौशल को काशी से आजाद किसने करवाया? कंस ने करवाया। इस कंस का पुत्र होगा महाकौशल। महाकौशल अधिकार कर लेगा अब काशी पर जाकर ही, है ना। देख यही होता है, मत्स्य न्याय कहते हैं इसी को, है ना। जो जीता वही सिकंदर, बस मतलब बड़ी शक्ति छोटी बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। ये होता है मत्स्य न्याय, है ना। ठीक है। अब हम लिखेंगे कंस के पुत्र, कंस के पुत्र महाकौशल, कंस के पुत्र महाकौशल ने काशी पर अधिकार कर लिया। काशी पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार काशी जो है कौशल में सम्मिलित हो गया। अगली बात, बुद्ध काल में कौशल का शासक कौन था? प्रसेनजित था। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बुद्ध काल में, बुद्ध काल में कौशल शासक प्रसेनजित था, प्रसेनजित था। इसके समय में भी, इसके समय में भी कौशल का, कौशल का काशी पर अधिकार रहा। कौशल का काशी पर अधिकार रहा। ठीक है, काशी का कौशल पर अधिकार प्रसेनजित के समय में भी रहा। अब काशी का कौशल पर अधिकार होने के कारण, और जो कौशल की जो सीमा थी वो मगध तक जा रही थी, मगध को छू रही थी, है ना। इस कारण, अब हम लिखेंगे इस कारण, इस कारण, इस कारण कौशल की सीमा, कौशल की सीमा मगध को छू रही थी, मगध को छू रही थी, मगध को छू रही थी, जिससे, जिससे मगध व कौशल के मध्य, कौशल के मध्य संघर्ष नजर आ रहा था, नजर आ रहा था। मगर, मगर प्रसेनजित ने क्या किया? अपनी बहन थी महाकौशला, प्रसेनजित ने, सॉरी विद्यार्थियों, प्रसेनजित ने क्या किया? अपनी बहन थी महाकौशला, उसका विवाह मगध के शासक बिंबिसार से करवा दिया, ताकि दोनों के मध्य कोई संघर्ष ना हो और मित्रता बनी रहे। ठीक है, मगर प्रसेनजित ने, मगर प्रसेनजित ने, मगर प्रसेनजित ने, मगर प्रसेनजित ने अपनी बहन, ध्यान रखना ये इसकी बहन थी, है ना। कई बार यहाँ पे पुत्री दे देते हैं, फिर सवाल पूछते हैं सही है या गलत है। हम तो ये ध्यान रखते हैं कि माँ कौशला का विवाह बिंबिसार के साथ हुआ था, हम सही मान लेते हैं, और वो सब कथन गलत हो जाता है ना। तो ध्यान रखना प्रसेनजित की बहन थी ये, जबकि प्रसेनजित की पुत्री थी वजीरा, जिसका विवाह होगा आगे चल के अजातशत्रु के साथ, वो भी मगध का ही शासक था और बिंबिसार का पुत्री था, है ना। तो प्रसेनजित ने अपनी बहन सॉरी महाकौशला, महाकौशला का विवाह बिंबिसार, बिंबिसार, बिंबिसार कौन था? मगध शासक, है ना, मगध शासक,
बिंबिसार के साथ किया, के साथ करके, के साथ करके मैत्री संबंध स्थापित किए, मैत्री संबंध स्थापित किए। ठीक है, मैत्री संबंध स्थापित कर लिए। लेकिन होगा क्या, बिंबिसार की जैसी मृत्यु हुई तो अपने पति के वियोग में महाकौशला की भी मृत्यु हो गई। और कहते हैं यहाँ पे प्रसेनजीत ने जब कौशला का विवाह किया था ना, तो इसने दहेज में काशी दे दिया था मगध को, है ना, काशी भी मगध को दे दिया था। यहाँ पे मैत्री संबंध स्थापित किया। इस विवाह में मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, इस विवाह में प्रसेनजित ने मगध को या बिंबिसार को, मगध को काशी दहेज में दिया, काशी दहेज में दिया। अब बताइए, उस जमाने में भी दहेज दिया जाता था, है ना, जो कि वर्तमान में गैर कानूनी है। नहीं देना चाहिए दहेज और नहीं लेना चाहिए दहेज, क्योंकि इसने बहुत सी लड़कियों की जो है हत्या करवा दी दहेज ने, है ना। वैसे समाज में कलंक ही है कई बार, और कारण भी होते हैं जिसकी वजह से जो है लड़की की हत्या लोग कर देते हैं, फिर दहेज वाला आरोप लगा देते हैं। कई बार लड़की खुद मर जाती है, लड़की के घर वाले और ससुराल वालों पे दहेज का केस लगा देते हैं। मतलब इस दहेज ने येन केन प्रकार दोनों ही पक्षों का जीना हराम किया है। हमें इसके खिलाफ मुहिम छेड़नी चाहिए और शुरुआत अपने से करनी चाहिए कि कम से कम हम हमारी शादी में ना तो दहेज लेंगे और ना ही देंगे, है ना, ऐसा करना चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात करूँगा आगे बिंबिसार की मृत्यु के कारण। बिंबिसार की मृत्यु के वियोग में, मृत्यु के बाद लिखें वियोग, मृत्यु का वियोग तो क्या ही है ना। मृत्यु के मृत्यु के बाद महाकौशला का भी निधन हो गया, महाकौशला का भी निधन हो गया, निधन हो गया। अतः प्रसेनजीत ने क्या किया, ये काशी को वापस ले लिया। अब देखो झगड़े का कारण बनेगा, ये दहेज ही तो था, अब यहाँ भी झगड़े का कारण बन रहा है। अतः प्रसेनजीत ने काशी वापस ले लिया, काशी वापस ले लिया। इस कारण अजातशत्रु, जो कि बिंबिसार का पुत्र था, मगध का शासक था, इस कारण मगध शासक अजातशत्रु, मगध शासक अजातशत्रु व प्रसेनजित के मध्य, प्रसेनजित के मध्य संघर्ष हुआ। मामा भांजा लड़ रहे हैं, मामा भांजे ही तो ये है ना, इसकी बहन का बेटा था, तो मामा भांजे हुए, अजातशत्रु का मामा था प्रसेनजित। अब मामा भांजा लड़ रहे हैं, दहेज के चक्कर में लड़ रहे हैं। प्रसेनजित के मध्य संघर्ष हुआ, दोनों एक दूसरे को पराजित कर लेंगे हुआ, जिसमें एक बार प्रसेनजित व एक बार ही अजातशत्रु पराजित हुआ, अजातशत्रु पराजित हुआ, है ना। एक एक बार दोनों पराजित हो गए, तब जाके अंततः प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु के साथ किया और काशी पुनः दहेज में
अजातशत्रु को दे दिया। ठीक है, तो ये बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा। अंत में प्रसेनजित ने भाणजे के साथ ही कर दी शादी। प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वजीरा, नाम तो बड़े गजब के रखते थे ये लोग, वजीरा का विवाह, वजीरा का विवाह अजातशत्रु के साथ किया, अजातशत्रु के साथ किया। उसने भी सोचा कहाँ छोरा ढूंढने जाएंगे, और वैसे छोरे में दम भी है, क्योंकि प्रसेनजीत को खुद को पराजित किया है, तो इससे बेहतर छोरा और कहाँ मिलता है इसको, है। और वैसे भाणजा भी है, तो इसने सोचा वो ठीक है, भाणजे के पास जागीर रहेगी वैसे अपनी, तो दे दी होगी छोरी की, ले जा। अजातशत्रु के साथ किया, वह काशी दहेज में दिया, काशी दहेज में दिया। ठीक है, अजातशत्रु ने कह दिया होगा कि छोड़ ससुर जी अब जिद छोड़ो, मान मेरी बात, और दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ, बांदरी जाएगी जे जाएगी, सांकड़ को और ले जाएगी। मतलब वजीरा को तो लाया जो लाया, काशी को भी ले आया अजातशत्रु। ठीक है, तो ये था प्यारे विद्यार्थियों प्रसेनजीत और मगध का संघर्ष भी हमने कर लिया, आप इसको उतारें। ठीक है, मैं आता हूँ अगली स्लाइड पे। ठीक है, और अगली स्लाइड पे आके अब हम अभी तो और प्रसेनजीत के बारे में थोड़ी सी घटना और है। प्रसेनजीत जो है ये 5 गणों का विजेता था, और 5 गण कौन कौन से थे उनको जीते इन्होंने, है ना, वो सारे हम पढ़ेंगे। तो ठीक है, मैं अगली स्लाइड पे आता हूँ। हम बात करते हैं आगे। जो प्रसेनजीत था वो 5 गणों का विजेता था, है ना। प्रसेनजीत उसी क्रम में लिखते जाइए, बस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रसेनजीत 5 गणों का विजेता था। प्रसेनजीत 5 गणों का विजेता था। 5 गण कौन कौन से थे विद्यार्थियों, उसमें मैं बात करूँ तो केशपुत्र के कालाम, है ना, और जो है कपिलवस्तु के मौर्य, केशपुत्र के कालाम, और रामग्राम के कोलिय, पिपलीवन के मौर्य, और पावा और कुशीनारा के मल्ल, ये लोग थे वहाँ पे, है ना। रामग्राम के कोलिय और पिपलीवन के मौर्य, पावा कुशीनारा के मल्ल, केशपुत्र के कालाम, और कपिलवस्तु के शाक्य। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 गण में कौन कौन शामिल थे। जैसे यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा पिपलीवन के मौर्य, पिपलीवन के मौर्य, इसके अलावा थे पावा वे कुशीनारा के मल्ल, कुशीनारा के मल्ल, रामग्राम के कोलिय, रामग्राम के कोलिय, और कौन थे, कपिलवस्तु के शाक्य, है ना, कपिलवस्तु के शाक्य। ठीक है, और एक नाम और आ जाएगा केशपुत्र के कालाम, केशपुत्र के कालाम। ठीक है, केशपुत्र के कालाम, इन गणों को जो है विलय किया था, और जो है इनको जीता था, और इनका कौशल में विलय कर लिया था प्रसेनजीत ने। ठीक है, मैं यहाँ पे आगे लिखना चाहूँगा, अलग कलर के पेन से मैं लिख देता हूँ। ये था प्यारे विद्यार्थियों, देखो इन इन पांचों गणों को जीत कर, इन 5 गणों को
जीत कर प्रसेनजित ने आ, इनका इनका कौशल में विलय किया था। कौशल में विलय किया था, है ना। कौशल में जो है इनका विलय किया था। ठीक है, ये बात थी। इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों, पूछ लेते हैं कई बार कि निम्नलिखित में से और किन गणों को जो है प्रसेनजीत ने जीता था, उसमें से एक आधा बाहर के डाल देंगे, या किसको नहीं जीता फिर बाहर डाल देंगे, है ना। एक दो नाम इसमें डाल देंगे, फिर उसमें से आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान रखना। इसके अलावा महात्मा बुद्ध के साथ जो प्रसेनजीत की भेंट हुई थी उसका जिक्र भी हमको बरहुत स्तूप में मिलता है। वो बात भी जो है कई बार पूछ ली जाती है विद्यार्थियों। और भी इसके बारे में कुछ विविध तथ्य हैं, है ना। जैसे प्रसेनजीत जो था, इसके दरबार में 500 विद्वान थे, जिसमें श्रृंगधर है, श्रीवृद्ध है, और जो है दीर्घचरायण है। ये ऐसे विद्वान उसके दरबार में रहते थे, है ना। इसके अलावा यह शाक्य कन्या से विवाह करना चाहता था, लेकिन शाक्यों ने इसके साथ छल किया और एक दासी के साथ विवाह कर दिया, जिसका इसको पता ही नहीं चला। फिर उससे एक पुत्र की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम विड्डभू पड़ा। और विड्डभू को जब पता चला कि मैं एक दासी का पुत्र हूँ, लेकिन मेरे पिता के साथ प्रसेनजीत के साथ शाक्यों ने छल किया है, तो विड्डभू जो है अपना एक मंत्री था अम्बरीश नाम का, अम्बरीश को साथ लेकर कपिलवस्तु पे जो है चढ़ाई करता है, अभियान करता है, और कपिलवस्तु का एकदम नाश कर देता है। और जब विड्डभू वहाँ से लौट रहा था, तो कहते हैं कि राप्ती या जो अचिरावती नदी थी, उसकी बाढ़ में और विड्डभू बह जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। हम यहाँ पे आगे और लिखना चाहेंगे विद्यार्थियों, तो हम क्या क्या लिखेंगे, देखिए। एक बात तो मैं ये लिख देता हूँ कि इसकी सभा में, इसकी इसकी मतलब प्रसेनजीत की, है ना। प्रसेनजीत प्रसेनजीत की सभा में 500 विद्वान निवास करते थे। 500 विद्वान निवास करते थे, जिनमें जिनमें जो है जिनमें जो है प्रमुख प्रमुख विद्वानों में श्रीवृद्ध का नाम आता है, ना, और मृगधर का नाम आता है, दीर्घचरायण का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। तो जिनमें जो है विद्यार्थियों दीर्घचरायण है, है ना, मृगधर है, श्रीवृद्ध है, श्रीवृद्ध है ना, आदि आदि प्रमुख थे। आदि प्रमुख थे। ठीक है, एक बात हो गई ये। इसके अलावा मैं बताऊं आपको, प्रसेनजित प्रसेनजित व महात्मा बुद्ध प्रसेनजित व महात्मा बुद्ध की भेंट का जिक्र, भेंट का जो उल्लेख मिलता है, उल्लेख जो मिलता है, उल्लेख बरहुत के स्तूप पर मिलता है, मतलब अंकन हुआ है वहाँ पे, अंकन किया हुआ है ना, का उल्लेख बरहुत स्तूप पर मिलता है। इस पर पूछते हैं ऐसे सवाल, बरहुत स्तूप पर मिलता है, इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। तो मैं लिख रहा हूँ ना विद्यार्थियों, वो प्रत्येक लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से ध्यान रखना, इन नामों को अच्छे से ध्यान रखना। कई बार पूछ लेते हैं कि इन नामों का संबंध किस शासक से रहा है, तो वहाँ पे हालत ख़राब हो जाती है हमारी। ठीक है, बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो आप जो है इस प्रकार से ध्यान रखें। ठीक है, तो इस स्तूप का नाम भी ध्यान रखें। ठीक है, और इसके अलावा सॉरी, मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि प्रसेनजित
प्रसेनजित शाक्य कन्या से विवाह करना चाहता था, विवाह करना चाहता था, मगर शाक्यों ने मगर मगर शाक्यों ने छल किया छल किया शाक्यों ने क्या किया? देखो, शाक्य पराजित तो हो ही गए थे, है ना। शाक्य जो है पराजित तो हो ही गए थे, लेकिन वो उसका विरोध नहीं कर सकते थे, है ना। पराजित तो इन गणों में हमने देखा ही है, शाक्य, ये कपिल वस्तु के शाक्य यहाँ पे पराजित हुए ही पड़े हैं। तो इन्होंने क्या किया, एक जो है एक दासी थी, वासक वासकवतिया नाम से एक दासी थी, उसको अपनी राजकुमारी घोषित करके उसकी शादी कर दी, है ना। छल किया वे वासक वासकवतिया नामक, ये नाम भी ध्यान रखना, वासकवतिया नामक दासी को राजकुमारी घोषित कर को राजकुमारी घोषित कर प्रसेनजित के साथ शादी कर दी, प्रसेनजित के साथ शादी कर दी, है ना। वो कोयला फिल्म में भी आपने देखा होगा कि अमरीश पुरी जो है एक लड़की से शादी करना चाहता है, और अमरीश पुरी तो बुढ़ा, तो उसने क्या किया, शाहरुख खान का फोटो भेजा लड़की को दिखाने कि ये लड़का है। लड़की देखते ही राजी हो गई कि भाई ठीक है, शादी कर लेंगे। लेकिन शाहरुख खान को पता नहीं था कि मेरी फोटो भेजी गई है। और जब लड़की वाले वहाँ आए तो शाहरुख खान पानी पिला रहा था, लड़की देख रही थी, लड़का तो ये घूम रहा, फिर ये दूल्हा कौन बैठा है ना। तो वही बात है, घूंघटे में चंदा है फिर भी ये फैला चारों ओर उजाला, है ना, वो गाना वाला। मतलब इस प्रकार से कहानी घटित हुई। प्रसेनजीत को यहाँ पे पता भी नहीं चला। इससे प्रसेनजीत को एक पुत्र हुआ, इससे प्रसेनजीत को एक पुत्र विडडूब विड्डूब विड्डूब हुआ, है ना, विड्डूब हुआ, ठीक है। जिसने आगे चलकर हुआ जिसने आगे चलकर जिसने आगे चलकर काफी दिनों बाद पता चला था, बिट्टू बड़ा हो गया खूब, तब जाके पता चला था कि प्रसेनजीत के साथ छल हुआ है। तो आगे चलकर अपने मंत्री अम्बरीश के साथ, अम्बरीश की सहायता से, ये नाम भी ध्यान रखना, अम्बरीश किसका मंत्री था। इस प्रकार से पूछ लेते हैं, छोटे शासक की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाएगा कि बिट्टू का भी मंत्री हो सकता है ना। लोग प्रसेनजीत पे चले जाएंगे, अजातशत्रु की तरफ जा सकते हैं, किसी की भी तरफ जा सकते हैं, ठीक है। तो किसके समय में कौन मंत्री था, ये नाम कौन विद्वान किसके समय था, इस प्रकार से ही तो सवाल पूछते हैं। और वरना ये ऐसे लाइनें ज़्यादा कुछ नहीं पूछते हैं ना। लाइनें पूछते हैं तो वो तो हमें बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर ही रहता है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट में बीच में जो तथ्य डालते हैं ना, वो तथ्य गलत कर देते हैं ये लोग, और उस तथ्य में हम फंस जाते हैं। और इतिहास में यही तो गलती रहती है। वरना इतिहास इतना आसान है कि कोई भी विद्यार्थी इसमें परीक्षा आसानी से पास कर सकता है, ठीक है, क्योंकि बीच में ये तथ्य ही गलत करवा देते हैं। आगे चलकर मंत्री अम्बरीश की सहायता से जिसने, है ना, जिसमें कर दिया मैंने, जिसने मतलब विड्डूब ने, जिसने आगे चलकर अपने मंत्री अम्बरीश की सहायता से, मतलब ये जिसने शब्द विड्डूब के लिए आया है, ठीक है। मंत्री की सहायता से कपिल वस्तु का नाश किया, कपिल वस्तु पर आक्रमण किया,
पर आक्रमण कर पिता के साथ हुए छल का बदला लिया। पिता के साथ हुए छल का पिता के साथ हुए छल का बदला लिया। बदला लिया मगर कपिलवस्तु से लौटते समय मगर कपिलवस्तु से लौटते समय विड्डूब विड्डूब ये विड्डूब राप्ती राप्ती या अचिरावती राप्ती या अचिरावती नदी की बाढ़ में फंसकर मर गया। फंसकर मर गया। इस प्रकार से जो है विड्डूब का भी खात्मा होता है। और विद्यार्थियों, ये थी हमारे जो है प्रसेनजित की पूरी कहानी। आगे चल के अजातशत्रु ने और जो है कौशल का विलय मगध में कर लिया था, है ना। ठीक है, एक बात और लिख देते हैं आगे चलकर ना। आगे चलकर अभी आगे चल के क्या मतलब, अजातशत्रु तो है ही इस समय का। अजातशत्रु आगे चलकर अजातशत्रु ने मतलब इस घटना के बाद आगे चलकर अजातशत्रु ने कौशल का अजातशत्रु कहाँ का शासक था, मगध का, है ना। अजातशत्रु ने कौशल का मगध में विलय कर लिया था, है ना। विलय कर लिया था। कई बार तो विद्यार्थियों सीधा सवाल यही पूछते हैं, अजातशत्रु कहाँ का शासक था, मगध का था। प्रसेनजित कहाँ का था, कौशल का था। विड्डूब कहाँ का था, कौशल का था, है ना। इस प्रकार से सीधे सवाल आते हैं, ठीक है ना। तो आपको जो है ब्रह्मदत्त कहाँ का शासक था, कंस कहाँ का शासक था, है ना, दधीति कहाँ का शासक था, यही सवाल आते हैं और इन्हीं में हम फंस जाते हैं। कई बार 3-4 महाजनपद इधर देंगे, 4 इधर शासक देंगे, सुमेलित करो या इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित है, इस प्रकार से सवाल पूछ लेते हैं ना। तो विद्यार्थियों, आप जो है इसको अच्छे से तैयार करना, एक एक शब्द को महत्वपूर्ण तरीके से रट्टा मारना। यहाँ से सवाल आते हैं, नेट जैसे एग्जाम में खूब अच्छे सवाल आते हैं, प्रोफेसर में यहाँ से 2-3 सवाल आते हैं और स्कूल व्याख्याता में भी आते हैं, ठीक है। तो अगले जो महाजनपद है उसको बाद में पढ़ेंगे विद्यार्थियों। थक चुके हैं और तबीयत ज़्यादा खराब है, तो कल पढ़ेंगे हम, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।